आज ईद की हार्दिक बधाइयों के साथ आप सभी का मामना परिवार के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न अर्थव्यवस्था के आधारिक प्रश्न माने जा सकते हैं और ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे भी जाते हैं। अगर हम SSC लेवल के एग्ज़ाम देखें, SSC UP SSC के जो एग्ज़ाम होते हैं और साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, इसमें अर्थव्यवस्था के जो क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हमने लिया है इस वीडियो में। कुल 30 प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न हम लोग क्रमशः सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो सार्वजनिक और जो निजी क्षेत्र हैं वो सारे के सारे एक साथ शामिल हैं, उनका सह अस्तित्व है। यहाँ भारत में सार्वजनिक क्षेत्र भी है और निजी क्षेत्र भी है। आगे प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को कुल 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, कृषि से संबंधित कार्य आते हैं। जो द्वितीयक क्षेत्र है उसमें विनिर्माण से संबंधित क्षेत्र आता है और जो तृतीयक क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र आता है। सेवा से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। तो आज़ादी से पूर्व हम देखते हैं, आज़ादी के समय तक, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना हम लोग करते हैं तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज़्यादा था। लेकिन योजना काल के बाद से प्राथमिक क्षेत्र का जो अंशदान है वो धीरे धीरे क्रमशः कम होता गया और तृतीयक क्षेत्र का जो योगदान है वो बढ़ता गया। तृतीयक क्षेत्र जो कि सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का जो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें तृतीयक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। आगे प्रश्न नंबर 3 है, बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? तो बंद अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जहाँ ना तो कोई आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा का सारा क्लोज। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में कौन सा संगठन बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? तो इसका सही जवाब है NSSO। इसका अगर पूर्ण रूप देखें तो इसका पूर्ण रूप है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आगे प्रश्न नंबर 5 है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है? तो हमारे यहाँ कृषि में तमाम प्रकार के बेरोजगारी के स्वरूप देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं। संरचनात्मक, मौसमी, घर्षणात्मक और एक और है जो कि परीक्षा में पूछता भी है, प्रच्छन्न। आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ सकता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है? तो कृषि की एक विशेषता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। होता क्या है कि हमारे यहाँ देखेंगे आप कि अगर खेत है उसमें कृषि कार्य संपन्न हो रहा है और एक घर में 5 भाई हैं। इस खेती के कार्य को, चूँकि एरिया एक फिक्स एरिया है, इसमें उत्पादन कार्य हो रहा है,
कोई इस परिवार का कोई एक सदस्य भी इसको कर सकता है और उतना ही उत्पादन को प्राप्त कर सकता है। लेकिन चूंकि समस्या ये है कि ये 5 के 5 भाई अगर बेरोजगार हैं, घर पर हैं, तो ये पाँचों के पाँचों संलग्न हैं इसमें। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जो इस कार्य को कर सकता है तो शेष 4 व्यक्ति किसी दूसरे कार्य को कर रहे होंगे, तो वो आय का भी उत्पादन कर रहे होंगे और राष्ट्र के लिए कुछ अपना योगदान कर रहे होंगे। आगे प्रश्न नंबर 6वां है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। काफ़ी अच्छा टर्म है ये, इससे क्या तात्पर्य है? तो जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जब जुड़ाव हो जाता है तो उसको हम वैश्वीकरण बोलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की तर्ज पर जब व्यापारिक कार्य जो हैं, जो व्यापारिक संबंध है वो घरेलू, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का जो जुड़ाव है, जो संबंध है, वो यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ हो जाता है तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व के लिए खोल देते हैं तो वो ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत आता है। आगे प्रश्न नंबर 8वां है, माफ़ करिएगा, प्रश्न नंबर 7वां, अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? तो सर्वाधिक गरीब, कहने का मतलब यह है कि गरीबों में भी सबसे गरीब की मदद करना अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। आगे प्रश्न नंबर 8वां है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? इथोपिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो कि कुपोषण के कारण हमेशा चर्चा में रहता है। तो भारत का एमपी अर्थात मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। हालांकि व्यवस्थाएं और जो स्ट्रक्चर है अब देखा जाए तो काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। मध्य प्रदेश का काफ़ी विकास किया है मध्य प्रदेश ने, अब स्थिति वैसी नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है बहुत पहले का है। आगे प्रश्न नंबर 10वां है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी, माफ़ करिएगा ये नवा प्रश्न छूट रहा है, योजना आयोग जिसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। योजना आयोग जो है किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो इसका सही जवाब है NSSO, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आगे प्रश्न नंबर 10वां है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तमाम लोगों ने अपने अपने फार्मूलाज विकसित किए, लेकिन DT लाकड़ वाला क्वेश्चन करता है आपसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इन्हीं के सूत्र का उपयोग करता है योजना आयोग राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए। आगे प्रश्न नंबर 11 है, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है? तो इसका सही जवाब है महबूब उल हक। अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, इन्होंने ही डेवलप किया था ये मानव विकास सूचकांक। आगे प्रश्न नंबर 12 है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका सही जवाब है IBRD। जो IBRD संस्था है ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक जारी करती है। आगे प्रश्न नंबर 13 है, मानव विकास सूचकांक अर्थात HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे बोलते हैं, में कौन कौन से कारक जो होते हैं शामिल होते हैं? तो इसमें जो शामिल हैं स्वास्थ्य है, शिक्षा है, एजुकेशन, और जीवन स्तर है, जीवन स्तर, कहीं कहीं जीवन प्रत्याशा भी देता है। आगे प्रश्न नंबर 14 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र की विशेषता है? तो इसका सही जवाब है
कृषि, कृषि क्षेत्र की विशेषता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसके बारे में बात किया जा चुका है। आगे प्रश्न नंबर 15 है, किसी भी अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र से क्या आशय है? तो सेवा क्षेत्र से संबंधित जो कार्य हैं, गतिविधियां हैं अर्थव्यवस्था में, वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न नंबर 16 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व पाया जाता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब है सेवा क्षेत्र, अर्थात तृतीय क्षेत्र। प्रश्न नंबर 18 है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1951 ईस्वी में हुई थी स्थापना CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की। प्रश्न नंबर 19 है, राष्ट्रीय आय क्या है? तो उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, अथवा एक और है, किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। आगे प्रश्न नंबर 20 है, हिंदू वृद्धि दर, चर्चित प्रश्न है, ये पूछता है परीक्षाओं में। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय आय से, राष्ट्रीय आय से। आगे प्रश्न नंबर 21 है, भारत में प्रति व्यक्ति आय निकालने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो दी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के महान वृद्ध जिन्हें कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय हैं, प्रथम भारतीय माना जाता है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही भारत में प्रति व्यक्ति आय निकालने का सर्वप्रथम प्रयास 1867-68 ईस्वी में किया था। आगे प्रश्न नंबर 22 है, जो कि इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न माना जा सकता है। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन, कहीं कहीं धन का निष्कासन भी देता है, द थियरी ऑफ ड्रेन का सिद्धांत कहीं कहीं देगा, इसका वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की। पूछता है, ये पुस्तक का भी नाम दे करके राइटर का नाम पूछता है, तो दादा भाई नौरोजी हैं। आगे प्रश्न नंबर 23 है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो या तो GDP या फिर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, प्रति व्यक्ति आय। आगे प्रश्न नंबर 24 है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे विभाजित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, तब जाकर के निकलता है प्रति व्यक्ति आय। आगे प्रश्न नंबर 25 है, GNP से क्या तात्पर्य है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, GNP। आगे प्रश्न नंबर 26 है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर क्या होता है? तो इसका सही जवाब है निबल राष्ट्रीय
उत्पाद। आगे प्रश्न नंबर 27 है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो छत्तीसगढ़। हालांकि करंट में सिचुएशन जानने के लिए ये जब भी प्रश्न अगर करना हो तो थोड़ा सचेत होकर करना होगा। आगे प्रश्न नंबर 28 है, भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहते हैं? तो पूर्व प्रधानमंत्री, जो कि एक प्रमुख प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्हें भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 1991-90 के दशक में विश्व के लिए खोल दी गई। इस वजह से तत्काल उस समय भारत में अच्छा खासा ओहदा था इनका, एक सम्मानित और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। आगे प्रश्न नंबर 29 है, किसी देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? तो तमाम कारक हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख कारक हैं वो प्राकृतिक संसाधन, रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, श्रम, मानव श्रम, पूंजी निर्माण, कैपिटल तो बहुत ही अच्छा खासा कारक है। फिर बाजार ठीक ठाक नज़दीक होना चाहिए जहां आप उद्योग स्थापित कर रहे हैं। कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए। ये तमाम कारक हैं जो कि किसी भी देश के आर्थिक विकास को तय करते हैं, उसके स्तर को तय करते हैं। आगे प्रश्न नंबर 30 है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखने के बाद अपने कमेंट जरूर करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। धन्यवाद।